वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ की, जो जीवन की सबसे मौलिक, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। ऐसी सबसे छोटी यूनिट जिसके अंदर सारे जीवन के सारे लक्षण हों, सारे सिम्टम्स हों, तो उसे हम बोलते हैं सबसे छोटी इकाई, है ना। अब सबसे छोटी इकाई में ये नहीं माना जाएगा कि जो तोड़ते जाइए आप नीचे लेवल पे चलते चले जाइए, जैसे हमने एटम में पढ़ा था। तो एटम में क्या, एटम एक सबसे छोटी इकाई होती है किसी पदार्थ की। क्यों? क्योंकि जो एटम में जो एक पदार्थ के गुणधर्म होते हैं सारे, वो एक एटम दिखाता है। ठीक, तो एक एटम जो है वो पूरे पदार्थ का रिप्रेजेंटेटिव हम मान सकते हैं। और इससे अगर आप छोटा करोगे तो वो गुणधर्म अलग अलग होने लगते हैं, वो गुणधर्म आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे छोटा आप ये कह सकते हो कि एटम के बाद प्रोटॉन भी तो होता है, इलेक्ट्रॉन भी तो होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ये गुणधर्म नहीं दिखाते हैं किसी पदार्थ के। जो पदार्थ का पूरा गुणधर्म है वो दिखाता है एटम यानी कि परमाणु। इसीलिए परमाणु को सबसे छोटी यूनिट कहते हैं किसी भी पदार्थ की। वैसे ही जो जीवन की सबसे मौलिक इकाई होगी, जो सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ होगी, वो एक ऐसी इकाई होगी जो सारे सिम्टम एक किसी पूरे होल एनिमल की या किसी भी जीवित जो भी इकाई है उसकी जो पूरी सिम्टम्स होते हैं वो दिखाने में सक्षम होगी, है ना। उसको हम इकाई बोलेंगे। उसी इकाई का मतलब क्या होता है, उसी एक एक से मिलके पूरा वो संरचना बनी हुई है ना। इसलिए अब जीवन की मौलिक इकाई जो होगी, जो यूनिट ऑफ लाइफ होगी, इसका मतलब ये है कि जो इकाई होगी उसमें भी जीवन होना चाहिए। जीवन की सारी क्रियाविधि होनी चाहिए। जीवन की क्या क्रियाविधियां होती हैं? आपने जीवित अजीवित जो है वो पढ़ा होगा, सजीव निर्जीव या जैव अजैव, ये सब हम पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि जो सजीव और निर्जीव हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो सजीव में पाए जाते हैं जो उसको निर्जीव से अलग करते हैं या उसे हमें बताते हैं कि वो सजीव है। ठीक, क्या, जैसे कि उसमें श्वसन की क्रिया होगी, पाचन की क्रिया होगी, है ना, और वृद्धि होगी, और अपने जैसी संतति उत्पन्न करने की क्षमता होगी, रिप्रोडक्शन की क्षमता होगी, है ना। तो डाइजेशन सिस्टम होगा, सर्जन सिस्टम होगा। तो इस तरह से ये जो चीजें, जो कैरेक्टर दिखाता है वो सजीव होता है। और जो ये सारे कैरेक्टर नहीं दिखाता है, कि जिसमें श्वसन की क्रिया नहीं हो रही है, पाचन की क्रिया नहीं हो रही है, सर्जन की क्रिया नहीं हो रही है, रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं हो रही है, वो क्या होता है, वो निर्जीव होता है। ठीक, तो अब इस तरह से आपने जाना सजीव और निर्जीव। इसका मतलब जो ये सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस की हैं, ये जिस सबसे छोटी इकाई के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, सबसे छोटी इकाई, तो उसी को हम बोलेंगे जीवन की मौलिक इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसकी खोज किसने की थी? कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, यानी कि सेल, लैटिन शब्द में, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। जैसे एक कॉर्क का उसने लिया था, हाँ, पतली सी काट, तो उसमें उसे छोटे छोटे से प्रकोष्ठ दिखे थे रॉबर्ट हुक को। किसमें? ऐसे नंगी आंखों से नहीं, उन्होंने अपनी एक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी अपनी खुद से, क्योंकि तब तक लेंस का वो हो चुका था आविष्कार। तो उन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी बनाई, उसमें देखा तो ऐसे छोटे छोटे से प्रकोष्ठ दिख रहे थे, कमरे जैसे। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। सेल को लैटिन भाषा का शब्द है, इसमें क्या इसका अर्थ होता है, एक छोटे छोटे से कमरे। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। अच्छा, ये आपने देख लिया कि ये छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब इसके बाद जो है इसको और अच्छे से और बारीकी से अध्ययन किया गया। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर, यानी कोशिकाओं के अंदर एक छोटे छोटे से डॉट जैसे होते हैं, कुछ संरचना होती है, इसे हम कहते हैं केंद्रक। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे
सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्क कंद बनाते हैं। जैसे प्याज, प्याज का यहाँ पर एक लेयर उतार के सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगा के देखा गया था, उसी को यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि ये जो संरचनाएं होती हैं ये सब मिलके प्याज के छिलके जैसे, प्याज के लेयर जैसे बनाते हैं। ठीक है, इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। प्याज चाहे जैसा आकार का हो, जो सी कोशिकाएं होंगी वो सब एक जैसी ही होंगी। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं। ठीक, इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं। कुछ जीव जो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, एक ही कोशिका होती है, बस उसी में सारी क्रियाएं चलती हैं। बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। लेकिन अगर वो जीव हैं तो वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। ये पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये सारे कैसे जीव हैं? ये सिर्फ एक सेल है, एक ही सेल से इनका पूरा संपूर्ण जीवन चलता है। इन सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। ठीक, क्योंकि इनमें एक ही कोशिका है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होती हैं। समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कवक, फंजाई, पादप और जंतु। पादप, जंतु, कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिनमें कई सारी कोशिकाएं मिलकर कई अंग बनाती हैं और वो अंग अलग अलग कार्यों का परफॉर्म करते हैं। प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। जैसे एक सेल है, फिर ये डिवाइड होगी, 2 सेल बन जाएगी, फिर ये डिवाइड होकर 3 सेल, ऐसे ही कई सारी सेल मिलके एक जैसी सेल बनाते चले जाते हैं। वो अपने सारे वो ऊतक बनाएंगे और वो ऊतक क्या बनाता है? फिर एक अंग बना लेता है। ऐसे ऐसे करके एक बड़ा जीव बन जाता है। किससे? सिर्फ एक कोशिका से। ठीक है, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। अच्छा, अब आपने ये देखा कि कैसे एक ही कोशिका पूरा अपना जीवन बना सकती है। एक कोशिका होने के बाद भी एक जीव सरवाइव कर सकता है। वही कोशिका एक पूरे लाइफ का क्रियाकलाप दिखा सकती है, जैसे कि अमीबा, क्लाइमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये उदाहरण है। लेकिन एक कोशिका यानी बहुकोशिकाओं से भी मिलकर बन सकते हैं। बहुकोशिक जीव भी होते हैं, जैसे हम, आप, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब भी तो जीव हैं। तो इन सब में एक ही कोशिका थोड़ी है, कई कोशिकाएं हैं। लेकिन ये जो कई कोशिकाएं, बहुकोशिकाएं होती हैं, ये भी किसी एक कोशिका के ही विभाजन से डेवलप होती हैं। अब यहाँ आपको ये दिया है कि कोशिकाएं एक ही तरीके की नहीं होती, अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे कि ये क्या है? चिकनी पेशी कोशिका है। पेशी कोशिका है लंबी लंबी। ये अंडाणु कोशिका है गोल। ये अस्थि कोशिका है, इसका अलग डिजाइन है। ये रुधिर कोशिका, इसका अलग, जैसा जिसका काम होता है वो उस तरह के डिजाइन की कोशिका बन जाती है ना, अडॉप्ट हो जाती है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिक अमीबा, ये हमेशा अपना आकार बदलता ही रहता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का आकार हमेशा फिक्स होता है, उसका काम भी फिक्स होता है। हमारे ब्रेन का काम फिक्स होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। हर जीवित कोशिका का एक फिक्स स्पेशलिटी होती है ना। जैसे हर इंसान स्पेशल होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियां होती हैं, वैसे ही हर कोशिका, जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी जीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका में ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे आपके हाथ जो होते हैं वो अलग कार्य करते हैं, पैर अलग काम के लिए होते हैं, मुंह अलग काम के लिए, पेट अलग काम के लिए। तो जितने भी अंग हैं वो अलग अलग काम के लिए होते हैं और इस काम के लिए, इस पर्टिकुलर काम के लिए जो कोशिकाएं उनको बनाती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, है ना। जो आंखों के लिए जो सेल्स होंगी वो स्पेसिफिक होंगी, उनसे आंखें ही बनेंगी क्योंकि उनका काम फिक्स है। उनसे हाथ पैर की कोशिकाएं नहीं बन जाती हैं। इस तरीके से हर कोशिका का अपना एक अलग काम होता है।
इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा अमाशय भोजन का पाचन आदि। इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। अब आपका शरीर बहुकोशिक है, बहुत सारी कोशिकाओं ने ऊतक बनाया, ऊतकों ने अंग बनाया। अब अंग अलग अलग काम कर रहे हैं जो कि पूरा शरीर संचालित कर रहे हैं, लेकिन जो एक ही कोशिक एनिमल है उनका जीवन कैसे चल रहा है, वो जीव हैं तो उन्हें भी वो सारी चीजें जो सारे लक्षण हैं, जो सारे जीव एक जीवन के लिए जरूरी है, वो सारी क्रियाकलाप दिखाने होते हैं। वो सारे क्रियाकलाप एक ही कोशिका करती है। कैसे करती है? वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर भी जो अंग होते हैं उसको क्या कहते हैं? कोशिकांग। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। हर एक कोशिकांग का अलग अलग कार्य होता है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, हर अंग का एक विशिष्ट कार्य होता है, वैसे ही कोशिका के अंदर अलग अलग अंग होते हैं और उन अंगों का अलग अलग काम होता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि, है ना, ये सारा काम भी तो कोशिका में होगा, तभी तो वो एक जीवित घटक कहलाएगा। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। ये बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। मतलब जो कोशिका होती है, किसी भी एनिमल की हो, किसी भी प्लांट की हो, उनमें जो कोशिकांग होंगे सेम होंगे, उनके काम भी सेम होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो घोड़े में है, हाथी में है, आप में है, मुझ में है। हर इंसान में जो कोशिका होती है उसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो सेम होते हैं और सेम कोशिकांगों के काम भी सेम ही होते हैं। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? हमने देखा कि कोशिका में विशेष घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका जैसे संगठित होती है। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। कौन कौन से? एक प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि एक उसके चारों तरफ झिल्ली होगी जो कि प्लाज्मा की बनी है, इसलिए उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। एक उसके बीच में केंद्रक होगा और एक उसका कोशिका द्रव्य होगा, है ना। मतलब एक पैकेट होगा, एक पैकेट सा होगा कोशिका में, उसके अंदर एक द्रव्य भरा होगा और एक केंद्रक हो, यानी झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये 3 चीजें जो होती हैं ये किसी भी कोशिका में फिक्स होती हैं। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव होती है। कैसे? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली के बारे में। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। जो कोशिका झिल्ली होती है ये प्रोटेक्ट करती है कोशिका को, कोशिकांगों को, कोशिका के द्रव्य को, केंद्रक को। कहाँ से? बाहर के वातावरण से। एक लेयर के अंदर सारी चीजें पैक हैं जो कि बाहर के वातावरण से उसको बचा रही हैं। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती। अब ये नहीं है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो बिल्कुल रिजिड है, वो किसी को अंदर बाहर जाने आने नहीं देती है। नहीं, वो कुछ चीजों को, कुछ सेलेक्टिव चीजों को अंदर जाने देती है और बाहर आने देती है। ये नहीं है कि सभी चीजें बाहर चली जा सकती है या सभी चीजें अंदर जा सकती है, नहीं। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं कि वो वर्ण करती है, वो चूज करती है कि हमें किसे अंदर जाने देना है और किसे नहीं जाने देना है। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? अच्छा, अब ये पदार्थ अंदर कैसे आते हैं, बाहर कैसे आते हैं, ये हम देखेंगे। पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं ये हम जानेंगे। अच्छा, ये वर्णात्मक होती है, चूज करती है, तो आखिर उसकी मूवमेंट होती कैसे है? कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो इन सब की तो जरूरत है लाइफ के लिए। तो ये जो है कोशिका झिल्ली को पार करके आराम से अंदर बाहर जा सकते हैं विसरण विधि द्वारा। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हम विसरण जानते ही हैं कि एक जो पदार्थ है उसके अणुओं का फैलना विसरण कहलाता है ना। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न की ओर होती है, यानी कि जहां पर किसी अणु की सांद्रता अधिक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, और जहां कम है तो वो कम, ज्यादा से कम की तरफ विसरण होता है। ठीक, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिकाओं में भी होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिकीय अपशिष्ट है
और इसका निष्कासन आवश्यक है। कोशिका में एकत्र हो जाता है तो उसकी सांद्रता कोशिका के अंदर बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, तो वो ज्यादा से कम की ओर धीरे धीरे विसरण होकर बाहर निकल जाती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो बाहर ऑक्सीजन को कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। जो बाहर ऑक्सीजन है उसकी सांद्रता बाहर ज्यादा है, और ऑक्सीजन अगर कोशिका के अंदर कम हो गई है तो वो बाहर से अंदर की तरफ चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही गैसें अंदर और बाहर कोशिका में जा आ सकती हैं। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। अब जल क्या है? जल भी तो जीवन के लिए जरूरी है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। ठीक, अभी ये विसरण था, अब ये परासरण, एक नया शब्द आ गया। इसका क्या मतलब है? प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है कि जल में कैसी चीजें घुली हुई हैं, उससे जल की सांद्रता इफेक्ट हो जाती है। ठीक, इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता। जैसे यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें, ठीक है, तो क्या होगा? यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। क्यों? देखिए, जिस माध्यम में कोशिका को रखा गया है उसमें क्या है? जल में हमने नमक या शक्कर घोला है, तो जो नमक या शक्कर हमने घोला है वो कम घोला है, तो जल की सांद्रता कम है। जल के अणु ज्यादा हैं, तो जल के अणु ज्यादा हैं, कोशिका में वो चले जाएंगे। ठीक, कोशिका के अंदर चले जाएंगे। एक हमने कोई कंटेनर लिया, उसमें हमने जल का मिश्रण भरा। इस जल में जल के अणु तो हैं, लेकिन हमने कुछ और बाहरी अणु जैसे चीनी या शक्कर के भी मिला दिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अब इसमें हमने कोई कोशिका रख दी है। अब अगर यहाँ जो हमने विलयन बनाया उसमें शक्कर या चीनी, शक्कर या नमक के अणु कम है और जल के अणु ज्यादा है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो तनु है, ठीक है, सांद्र नहीं है, तनु है, तो जल के अणु फ्री हैं, ज्यादा फ्री हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे? कोशिका के अंदर। इस विधि को हम कहते हैं परासरण। ठीक, अब क्या है? ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अब क्या है? जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। यानी कि जो जल अंदर जाता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, बाहर कम मात्रा में जाता है। वो लोग जल को कम मात्रा में बाहर जाने देते हैं कि अगर ज्यादा छोड़ देंगे तो कोशिका मर नहीं जाएगी, बिना जल के हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसलिए जो जल बाहर आता है उसकी मात्रा कम होती है, जो अंदर जाता है इन कंपैरिजन, है ना। यही चीज समझना है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम ये होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। जैसे आप किशमिश डालते हो पानी में तो वो फूल जाता है ना, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। चना है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी चीजें आप पानी में भिगोते हो फूल जाती है, क्यों? क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी कोशिका के अंदर पानी चला जाता है, इसलिए वो फूल जाती है। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, यानी कि जो बाहर जल है उसमें भी सांद्रता उतनी ही है और जो कोशिका के अंदर है उसमें भी सांद्रता बराबर है, तो क्या हुआ? तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। यानी कि फिर वो जब बाहर भी सांद्रता उतनी अंदर भी, तो वो जाने का रास्ता ही पैक हो गया है ना। जितने अणु बाहर है उतने ही अणु अंदर है, तो वो टकरा गए, तो वो इक्वल बने हुए हैं। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है।
इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे जल में रखा हुआ तो जितना जल बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ जा रहा है, तो ओवरऑल क्या होता है कि कोई गति नहीं होती है पानी की, उतना ही क्वांटिटी जल की बनी ही रहती है, तो कम ज्यादा हुआ नहीं, इसलिए कोई विसरण नहीं माना जाता है, कोई परिवर्तन नहीं माना जाता है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के गोल से अंश से अधिक सांद्र है, यानी कि उसमें जो है जल की क्वांटिटी कम है, जल के अणु कम है, और जो नमक या शक्कर आपने मिलाया है उसकी सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। तो जो जल है वो परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर जो है वो जल के अणु कम है और अंदर जल के अणु ज्यादा है, तो जो अंदर ज्यादा है तो अंदर वाले बाहर की तरफ आ जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाती है। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है, ठीक है। अब इससे आपने देखा कि होता वो विसरण ही है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए परासरण जो है वो एक प्रकार का विसरण की विशिष्ट विधि है जिसमें एक वर्णात्मक झिल्ली का प्रयोग करेंगे। वर्णात्मक झिल्ली नहीं होगी तो नॉर्मल विसरण ही होगा, कम से ज्यादा की तरफ, लेकिन एक वर्णात्मक झिल्ली होती है जो कि जितना उसकी क्वांटिटी उस हिसाब से आवागमन निर्धारित करती है। इसलिए जहाँ हालांकि हो यही रहा है कि जहाँ सांद्रता ज्यादा है उससे कम की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब बाहर का सोल्यूशन ज्यादा सांद्र आप कर दोगे तो सेल के अंदर से जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा बाहर की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा फ्री हैं, और बाहर वाले कम फ्री हैं तो वो कम जा पाएंगे। तो इसलिए जो कोशिका है वो श्रिंक हो जाएगी, वो सूख जाएगी, है ना। तो ये जो है ये उल्टा हो रहा है ना। तो इसको करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक वर्णात्मक झिल्ली होनी चाहिए, और इसको हम बोलते हैं परासरण की क्रिया, ठीक है।